सोचिए जरा, एक ऐसा दिन जब आसमान से हुआ एक हमला किसी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दे। आज मध्य पूर्व के लिए कुछ वैसा ही दिन है। आइए उन घटनाओं की गहराई में उतरते हैं जो इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बेहद चौंकाने वाले बयान से। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये तो ईरान के लोगों को सीधे सीधे उकसाने और देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का एक खुला न्योता है। एक ऐसी चिंगारी जो पहले से सुलग रही आग को और भी भड़का सकती है। और ये चिंगारी लगी कैसे? एक बहुत ही डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन से, जिसका कोड नेम है एपिक फ्यूरी। ये हमला सिर्फ खामेनेई को निशाना बनाने के लिए नहीं था, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पूरे इलाके में उसके बढ़ते असर को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल की एक सोची समझी कोशिश भी थी। मतलब निशाना तो एक था, लेकिन इसके निशाने पर पूरे मध्य पूर्व का भविष्य था। इस बेहद उलझी हुई सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस चौंकाने वाली घोषणा की बात करेंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फिर देखेंगे कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया। इसके बाद दुनिया भर की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, उस पर नजर डालेंगे। ईरान के अंदर का माहौल समझेंगे और आखिर में इस बड़े दांव के पीछे की स्ट्रैटेजी का विश्लेषण करेंगे। तो क्या ये प्लान काम करेगा? चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उस एक दावे पर फोकस करेंगे जो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे मध्य पूर्व में आग लगा सकती है। यहाँ से कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये दावा है कि सर्वोच्च नेता खामेनेई अब नहीं रहे। दूसरी तरफ ईरान इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध बता रहा है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर है, जहां दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच साबित करके दुनिया की राय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन शब्दों और दावों की इस जंग के बीच कुछ तस्वीरें हैं जो शायद झूठ नहीं बोलती। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि तेहरान में सर्वोच्च नेता के परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है। मतलब यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है, और भले ही खामेनेई की हालत पर सस्पेंस बना हुआ हो, इस हमले के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। लेकिन सर्वोच्च नेता इतने अहम क्यों हैं? देखिए, एक एनालिस्ट ने उन्हें उस सुपर ग्लू की तरह बताया है जो ईरान के इस जटिल और दमनकारी सिस्टम को एक साथ जोड़े रखता है। अगर उनके हटने की खबर सच निकलती है तो ये मौजूदा ईरानी शासन के लिए किसी भूकंप से कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उनके बाद कौन? उत्तराधिकारी को लेकर जो अनिश्चितता है वो इस संकट को और भी खतरनाक बना देती है। अब देखते हैं कि ईरान ने इस हमले का जवाब कैसे दिया। ये समझना जरूरी है कि ईरान कोई मिलिट्री के लिहाज से कमजोर देश नहीं है। उसके पास बहुत एडवांस्ड मिसाइलें और ड्रोन तकनीक है, और उसने ये दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान का जवाब सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक सोचा समझा संदेश था। तेल अवीव पर हमला दुश्मन को सीधे चोट पहुंचाने के लिए था। बहरेन और कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाकर अमेरिका को सीधी चुनौती दी गई। और दुबई के एक लग्जरी होटल पर हमला, ये एक संदेश था कि इस इलाके के आर्थिक केंद्र भी अब सुरक्षित नहीं हैं। मतलब कोई भी इस आग की चपेट से बाहर नहीं है। और जब ईरान को लगा कि शायद सैन्य जवाब काफी नहीं है, तो उसने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला, होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी। ये सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की धमकी है। ईरान साफ कह रहा है कि अगर हम अस्थिर होंगे तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस संकट की लहरें अब मध्य पूर्व से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही हैं। लेकिन हर देश के अपने हित हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। पश्चिमी देश तो बहुत चिंतित हैं, लेकिन रूस और चीन जैसे देश इसे अमेरिका के प्रभाव को कम करने के एक मौके के तौर पर भी देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में तो खतरे की घंटी बज चुकी है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये इस डर को दिखाती है कि ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कई देश और उनके प्रॉक्सी समूह शामिल हो सकते हैं, और फिर इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ब्रिटेन में भी इस मुद्दे पर गहरी दरार है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐतिहासिक संबंधों की वजह से अमेरिका के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें डर है कि ब्रिटेन एक और विनाशकारी मध्य पूर्वी युद्ध में घसीटा जा सकता है।
अब चलिए ईरान के अंदर चलते हैं, जहां की तस्वीर शायद सबसे ज्यादा जटिल और दर्दनाक है। इन हमलों ने ईरानी समाज को, खासकर युवाओं, महिलाओं और उन लोगों को जो दशकों से इस शासन के खिलाफ हैं, एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ भावनाएं दो सिरों में बंटी हुई हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो दमनकारी शासन के कमजोर पड़ने की उम्मीद में जश्न मना रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद यही बदलाव का मौका है। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो युद्ध के डर, विदेशी हस्तक्षेप की आशंका और आने वाली अनिश्चितता से खौफजदा हैं। ये उम्मीद और डर के बीच फंसा हुआ एक समाज है। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है आम लोगों की मौत। जब ईरानी मीडिया ये खबर देता है कि एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में 85 लोग मारे गए, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, ये नफरत और बदले की भावना को भड़काने का एक जरिया बन जाता है। इस संघर्ष की असली कीमत तो यही आम लोग चुका रहे हैं। आखिर में बात करते हैं इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की रणनीति की। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, एक ऐसा दांव जिसमें जीत का इनाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हारने की कीमत उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये रणनीति 2003 के इराक युद्ध से इस मायने में अलग है कि इसमें जमीनी सेना भेजने से बचा गया है, लेकिन लक्ष्य वही है, सत्ता परिवर्तन। सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या फिर ये एक नया और ज्यादा खतरनाक खेल है जिसके नियम अभी तक किसी को नहीं पता। कागज पर तो ये उद्देश्य बहुत साफ लगते हैं, खतरों को खत्म करो, मिसाइलें नष्ट करो और लोगों को आजाद करो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये लक्ष्य वाकई हासिल किए जा सकते हैं, और अगर हाँ, तो किस कीमत पर? क्या बाहरी हस्तक्षेप से किसी देश में सच्ची आजादी आ सकती है? इस पूरी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर हमें उन लाखों आम और बहादुर ईरानियों को नहीं भूलना चाहिए जो मोहरे बन गए हैं। वो लोग जो पहले से ही अपने ही दमनकारी शासन से लड़ रहे थे और अब एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की चक्की में पिस रहे हैं। उन्होंने बार बार अपने विरोध प्रदर्शनों से दिखाया है कि उनमें साहस की कोई कमी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बाहरी हमला उन्हें एकजुट करेगा या उन्हें और विभाजित कर देगा? क्या इसके बाद एक लोकप्रिय क्रांति होगी, एक गृह युद्ध होगा, या एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी शासन का उदय होगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और यही अनिश्चितता इस संकट को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है।